नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। यहां आपकी सेहत से जुड़ी किसी समस्या का समाधान लाने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े महत्वपूर्ण अंग स्पाइन के बारे में, रीढ़ की हड्डी। स्पाइन संबंधित रोगों के उपचार और उससे जुड़े एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में आज डिटेल में आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारे साथ इंदौर से एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ेंगी, जिनको जोड़ करके हम उनसे हेल्थ गुरु में आपके समस्याओं के निदान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो स्पाइन संबंधित रोगों पर आज हम बात करेंगे और एडवांस ट्रीटमेंट आज की तारीख में बहुत सारे हैं। साथ इंदौर से जुड़ रही हैं डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा जी, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, स्पाइन रोग एक्सपर्ट हैं श्री नमो वेलनेस सेंटर में। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बीते एक दशक से अधिक हो गया जब स्पाइन रोगों से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार डॉक्टर साहब और उनकी टीम काम कर रही है। डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा नमो वेलनेस सेंटर इंदौर की डायरेक्टर हैं। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा स्टैब्लिश ये एक सेंटर है जो वर्षों से लोगों को रोगों से और दिक्कतों से मुक्ति दे रहा है। डॉक्टर अरोरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। थैंक यू सो मच। ये मेरा प्रिविलेज है कि आज मैं आपके साथ लाइव आके इस शो में लोगों को जागरूकता फैला रही हूँ। सही कहा आपने, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही इसके प्रिवेलेंस जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं रिसेंटली, और हमारा सेंटर डेडिकेटेड है पिछले 14 वर्षों से इसी के लिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए दर्शक आपको ध्यान से सुन रहे हैं और दर्शकों को भी हम ये बता दें कि आप कुछ नंबर्स हम इस कार्यक्रम के दौरान जो फ्लैश कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब उनकी टीम के, आप उसे नोट कर लें। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इस पर ज़रूर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्पाइन एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है डॉक्टर साहब। स्पाइन से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या वजह आप पाती हैं आज के दौर में? देखिए, पहली चीज तो मैं मेंशन यहाँ पे करना चाहूंगी कि स्पाइन हमारा, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन होता है, वैसे हमारी बॉडी का जो इंजन है वो स्पाइन है। कॉमन समस्याएं जो अभी देखने को मिल रही हैं वो काफी हद तक नेक और बैक से संबंधित हैं। जो पोस्चर से हमारा जो मोबाइल यूजर्स हैं आजकल, या लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, या जो बच्चे या जो ऑफिस गोइंग वर्कर्स जिनका सिटिंग जॉब है, स्पेशली पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पाइन के प्रॉब्लम्स के लिए। इसके साथ में पिछले 4 से 5 सालों में जो एक चेंज हमें देखने को मिला है और कॉमन प्रॉब्लम जो बढ़ी है वो है नेक और शाइटिका की इशू। हुआ क्या कि कोविड के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ था और जिस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो एक तरीके से घर में सिमट गई थी और चलना फिरना काफ़ी कम हो गया था, एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी, तो उसके चलते ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़ी हैं पिछले कई सालों में। और मोस्ट प्रेवलेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो आजकल हर 10 में से 7 व्यक्ति को नेक का इशू है। इनफैक्ट एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार ये बताया गया कि 75% जो स्पाइन के मरीज होते हैं उनको बैक से संबंधित समस्या ज्यादा होने लगी हैं आजकल, बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर एंड सिटिंग। और अभी कुछ टाइम से चलते ये चीजें नसों के दबाव में भी परिवर्तित होने लगी हैं, जैसे जिसमें शाइटिका और झुनझुनी, सुनपन, ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जी, जैसा आपने एक इंडिकेशन दिया, यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपने कहा 10 में से 7 एक बहुत बड़ा नंबर है और एक कंसर्न का विषय है। तो स्पाइन और नसों के प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होते हैं, किस तरह ये लक्षण दिखाते हैं, कौन से ऐसे अलार्म हैं जब फौरन आपका रुख करना चाहिए, डॉक्टर का रुख करना चाहिए? देखिए, स्पाइन के लक्षण शुरुआती दौर पे तो कॉमन पेन की तरह आपको फील होता है। जैसे कई बार हम लोग बहुत काम कर लेते हैं या नींद पूरी नहीं होती या ट्रैवलिंग करके आते हैं तो कैसा बॉडी में एक होता है, उस तरीके से कई बार शुरुआती लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि मामूली से दर्द, जो छोटा सा दवाई लेके या मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेके लोग दबा देते हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि दर्द जब भी आ रहा है वो एक अलार्मिंग साइन है और ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जो आपको बताता है कि आपका बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस या डिसबैलेंस है। तो इसको दबाना नहीं चाहिए हमको।
अलार्मिंग साइन में सबसे पहले दर्द आएगा, जो कॉमन एक होगा आपको। मान लीजिए आपको गर्दन का इशू है, तो आपको कंधों के इस एरिया के आसपास पेन और स्टिफनेस फील होगी, जो हम यूजुअली भी अगर हाथ लगा के देखें तो फील कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मोबाइल यूजर्स हैं। सेकेंडली, हो सकता है कि आपको चलने में या उठ के खड़े होने में या सुबह उठ के करवट लेके खड़े होने में आपको एक स्टिफनेस जैसा फील हो या ऐसा अकड़न जैसा फील हो, जो 2-3 मिनट के बाद जब आप खड़े हो तो ठीक हो जाए। ये एक अलार्मिंग साइन है जहाँ पे शुरुआती आपको दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर आपको यूरिन रोकने में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप बाथरूम का सेंसेशन आपको हुआ और आप बाथरूम गए, उसके पहले आप कंट्रोल नहीं कर पाए, या आप यूरिन गए और आपका पूरा ऐसा आपको फीलिंग आया कि मुझे पूरा पास नहीं हुआ है, ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अर्ली साइंस होते हैं स्पाइन के प्रॉब्लम के, जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और कॉमन लक्षण जो आजकल पाया जाता है वो है माइग्रेन। तो कई बार जब माइग्रेन बार बार किसी को होता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि उसको हेड में कुछ प्रॉब्लम है। कई बार ये हेड से संबंधित ना होके गर्दन से संबंधित या स्पाइन से संबंधित हो सकता है। तो कुछ अलार्मिंग साइंस को अगर हम ध्यान में रखें तो स्पाइन में होने वाले जो जटिल रोग है, जो आगे जाके एक विकराल रूप लेते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। तो बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी दर्द आप इग्नोर ना करें। अगर आपको दर्द हो रहा है मतलब कुछ डिसऑर्डर आपके शरीर में जन्म ले सकता है या आगे बढ़ सकता है, इसीलिए फ़ौरन हम भी आपको बार बार अलर्ट करते हैं कि आप इन नंबर्स को नोट करें जो डॉक्टर साहब और उनकी टीम के हैं, ताकि आप कांटेक्ट कर सकें और सीधे मिलकर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में वैसे तो सभी पीड़ित हैं, 10 में से 7 एक बड़ा नंबर होता है, लेकिन क्या आपने अपने एक्सपीरियंस पे देखा कि किसी खास एज ग्रुप में या वर्ग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही? बहुत ताज्जुब की बात है जो मैं आज शेयर करना चाहूंगी। हो सकता है सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, बट मैं जब 14 साल पहले इंडिया वापस आई थी तब ये स्पाइन के इश्यूज हमको 50+ लोगों में ज्यादा देखने को मिलते थे। अभी ये 16 साल या 13 साल की उम्र से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये काफी स्ट्रेंज फिगर है जो हुआ है। एंड सेकेंडली, एज ग्रुप अब इसमें काफी ब्रॉड हो गया है, क्योंकि पहले हम ये कहते थे कि उम्र के साथ घिसावट आएगी, तो 45-50 के बाद लोग मेंटली प्रिपेयर, फिजिकली प्रिपेयर होते थे कि हाँ थोड़ा बहुत दर्द होगा। पर आजकल ये एज ग्रुप टीन एज या इनफैक्ट स्कूल के बच्चों से शुरुआत हो गया है। तो अभी एक ब्रॉड डाटा में अगर मैं आपको बताऊं तो एज ग्रुप वुड बी 12 ईयर्स टिल 80-85 ईयर्स। बताइए, इतना बड़ा एक स्पेक्ट्रम एक बन गया एज का, यानी हमने बहुत इग्नोर किया या हमारी लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदली है, ये दोनों चीजें भी इसमें हो सकती हैं। चलिए इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन महिलाएं और बुजुर्ग ये हमेशा अपनी सेहत को लेकर किन्हीं समस्याओं से पीड़ित पाए जाते हैं। क्या आप भी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इन दो वर्गों में समस्याएं होती हैं, और अगर होती हैं तो क्यों हो रही हैं? जहां तक महिलाओं की बात है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिलाएं हमारी आधी आबादी होती हैं जी, बट वो सबसे निग्लेक्टेड पर्सन होती है एक घर की, जो पूरा घर चलाती है। तो महिलाओं में ये समस्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शॉकिंग डेटा है जो रिवील हुआ है रिसर्च में। इसके साथ में महिलाओं में एक चीज जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है वो होता है रॉन्ग पोस्चर, मतलब वो अपने बॉडी का या अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखती हैं। इसके साथ में जो खाना या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो महिलाओं में सबसे कम पाई जाती है। अभी फॉर एग्जांपल, जो भी घर का बचा कुचा खाना होगा या जो कल बच गया वो आज खा लेगी या खत्म करने के लिए वो खा लेंगी, उनकी जो प्लेट होती है डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू गायब सी हो गई है। और ऐसा हमारे दादी नानी के जमाने से होता आ रहा है। पर पहले के जमाने में लोग फिजिकल एक्टिविटी करते थे और न्यूट्रिशन या खाने की नीड पूरी होती थी। आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन भी नहीं लेते हैं, इसीलिए महिलाओं में ये समस्या पुरुषों से ज्यादा पाई जाती है। हाँ, बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं, जैसा आपने पूछा अभी, बुजुर्गों में डेफिनेटली एज के साथ में जैसे गाड़ी का इंजन खराब होता है, वैसे इंजन हमारा बॉडी का भी खराब या स्लो हो सकता है। पर इसकी रिपेयरिंग या इसका जो मरम्मत पानी है, अगर वो रूटीनली करवाया जाए, जिसका मतलब है कि अगर हम अपने बॉडी का ख्याल रखें, प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर लाइफस्टाइल रखें, न्यूट्रिशन प्रॉपर लें, पानी बराबर मात्रा में लें, तो बुजुर्गों में इसका प्रिवेलेंस 5% से भी कम पाया गया है रिसर्च में। तो महिलाएं आर द प्राइम कैंडिडेट जिसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होता है। इनफैक्ट हम अपने सेंटर पे स्पेशल कुछ सेशंस या ट्रीटमेंट्स रखते हैं महिलाओं को अवेयर करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और हर एक डेटा आपके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ, ये हम सब के लिए बड़ा मार्गदर्शी होगा और काम का होगा।
नमो वेलनेस सेंटर, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास पहुंचने पर, और हमने सुना है कि एक 3D रोबोटिक पद्धति है कोई, इसके बारे में भी बताएं। जी, नमो एक विजन था मेरा। जब मैं इसके पहले जब मैं यूके में पढ़ रही थी, काम कर रही थी, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी मैंने देखी थी कि वहां पे सर्जरी नहीं की जाती है, पर फर्स्ट ऑप्शन सर्जरी नहीं होता है किसी भी न्यूरो प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वहां पे गवर्नमेंट पूरा स्क्रूटनाइज करती है कि सर्जरी में पैसा देना है कि नहीं देना, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट फंडेड है। जब मैं इंडिया आई तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे दो ही ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं पेशेंट को, या तो दवा खा लीजिए या फिर आप ऑपरेशन करा लीजिए। इनफैक्ट एक बीच का रास्ता जो वहां पे दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन या कुछ टेक्नोलॉजी, जिससे आपका स्पाइन रिपेयर किया जा सके, तो उसी पद्धति को मैंने जब वहां पे सीखा तो उसी टेक्नोलॉजी को हम इंडिया लेकर आए। तो नमो एक उसका ब्रॉड विजन है। नमो पे जो सबसे एडवांस पद्धति 3D सिस्टम। देखिए, स्पाइन कभी भी अगर हमने कोई रिपोर्ट निकाली है, तो अगर लेट के रिपोर्ट निकाली गई है तो स्पाइन का हमें सिर्फ 1 डायमेंशनल व्यू देखने को मिल रहा है, जो डायग्नोसिस के हिसाब से ठीक है, पर हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल व्यू में काम करती है। हम उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स होती है स्पाइन की वो भी हर व्यू में चेंज हो सकती है। मान लीजिए किसी को सिर्फ लेटने में दर्द है, जो बहुत अनलाइकली होता है स्पाइन में। यूजुअली दर्द होते हैं उठ के खड़े होने में, खड़े होके चलने में, या बैलेंसिंग करने में। तो 3 डायमेंशनल व्यू जो ये टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली स्पाइन को स्क्रीन करता है किस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है, किस मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको उसी मूवमेंट या उसी प्रॉब्लम के साथ वो करेक्ट भी करता है। और एक कंप्यूटराइज स्क्रीन पे उसकी पूरी रिपोर्ट हमें दिखती है। उसके अंदर हमें माइक्रो मिलीमीटर्स में जो भी गद्दियों के बीच का डिफरेंस है, या जो भी उसमें हमने दबाव है, उसमें क्या डिकम्प्रेस हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सी नस है, कहाँ तक उस नस का प्रिवेलेंस है, वो सब देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 95% केसेस में जहां पे सर्जरी इंडिकेटेड होती है, वो इस टेक्नोलॉजी द्वारा टाली जा सकती है। ये बड़े सुनने में सुखद लग रहा है कि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके अलावा भी आपके पास में एक और रास्ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आमतौर पर स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मतलब सर्जरी। 99% केसेस में लोगों को हमने यही सुनते हुए और डरते हुए देखा है कि उन्हें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। शायद वो इसीलिए डॉक्टर के पास में भी ज़्यादा देर तक जाने से बचते हैं। क्या आपके सेंटर पर वाकई बिना सर्जरी के उपचार संभव है? अगर हैं तो क्या उसकी पद्धतियां हैं? जी, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि नमो पे जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो नॉन सर्जिकल अप्रोच से होता है। और जो बेसिक हमारा बेस है यहाँ पे वो 3D सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक लेजर। रोबोटिक लेजर ऐसी पद्धति है जहाँ पे आपका दबाव या सूजन जब अतिरिक्त हो जाती है बॉडी में, जहाँ पे पेशेंट को चलने उठने बैठने में काफी तकलीफ होती है, तो कई बार उधर बिना चीरा के टाँके लगाए जाते हैं, जो ब्लडलेस टाँका जिसको बोलते हैं, वो रोबोटिक लेजर हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के पेन से संबंधित मशीन है, जिसमें आपका नर्व को स्टिमुलेशन करने के लिए होता है, या फिर स्वेलिंग या डिकम्प्रेशन करने के लिए होता है, या फिर नर्व के अंदर दबाव को मॉड्यूलेशन करने के लिए होता है। वो सारी पद्धतियां यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जब भी एक प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है तो वो मल्टीपल इश्यूज के साथ आता है। वो सिर्फ एक कंप्लेन लेके नहीं आता है। हो सकता है उसको कमर में भी दर्द हो, उसको चलने में भी लचक हो, उसको झुंझुनू भी हो, सुनपन भी हो। तो उन सारे प्रॉब्लम को एक साथ इसी सेंटर पे इस तरीके से हम लोग मॉड्यूलेट करके ठीक करते हैं कि नस भी ठीक होती है, स्पाइन भी रिपेयर होता है, गद्दी भी ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपका 13 इयर्स का ये जो लंबा एक्सपीरियंस है, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कोई ऐसे मरीज आए हों जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई हो? हाँ जी, 13 साल मुझे इंडिया में हो गए हैं। लगभग मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ऑलमोस्ट 16 इयर्स का है। बट हाँ, एक केस है जो मैं सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगी आज। यूजुअली क्या होता है, जब हम ऑफिस वर्कर होते हैं, कई बार ऑफिस गोइंग लोग या वाइट कॉलर जॉब लोग होते हैं, उनको हमेशा आप देखिएगा अगर वो राइट हैंडर हैं तो उनको राइट हैंड में लिखने में या पकड़ने में कमजोरी आने लगती है। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है। तो एक हमारे पेशेंट है जिनकी एज ऑलमोस्ट 62 इयर्स थी, एंड वो जब आए थे मेरे पास चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए भी आजकल पेशेंट आते हैं कई बार बिना प्रॉब्लम के, दे जस्ट कम फॉर स्क्रीनिंग ऑफ स्पाइन। तो उसमें हमें ये मालूम पड़ा था कि उनके गर्दन की 7 में से 4 जो मनके हैं, वर्टिब्रास जो हैं, डिस्क जो है वो दब रही है। तो उस टाइम पे हमने अंकल को ऐसा सजेशन दिया था कि अंकल आप कॉलर पहन लीजिए, नेक की एक्सरसाइज चालू कीजिए और बेंड होके काम मत कीजिए।
ही टुक इट वेरी लाइटली, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हल्का सा हाथ में दर्द होता है तो ऐसा कुछ बहुत मेजर इशू नहीं है। हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम जब बढ़ी उनको, तो उनका हाथ और पैर दोनों का कंट्रोल चला गया। एंड उनको मेरी कही एक एक बात जब याद आई, जब उनको सर्जरी बोल दी गई, उनको ये बोल दिया गया कि अगर सर्जरी हुई तो बहुत रिस्क है, इनफैक्ट आपको पैरालिसिस हो सकता है। उनको चप्पल निकलने लगी पैर में से, हाथ छूटने लगा, बटन लगा नहीं पाते थे, खाना नहीं खा पाते थे। तो उस केस में जब हमने उनको लगभग 8 महीने बाद देखा, तो ये पाया कि जो 8 महीने पहले स्क्रीनिंग हुई थी उसमें जितने भी लक्षण हमको अर्ली तकलीफ के मिले थे, वो सारे के सारे वो जी रहे थे उस टाइम पे। देन ही रिकॉल्ड कि नहीं मैम, आपने कहा था मैं अगर कॉलर पहन लेता तो शायद मैं ठीक हो जाता, और मैं सर्जरी कराना नहीं चाहता हूँ। तो इस केस में अब हुआ क्या था, जिन एरियाज में हमने देखा था कि दबाव हो रहा है वो दबाव अब हो चुका था। जहां पे हमने देखा था कि गद्दी डैमेज हो रही है, वो गद्दी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी जी। अब ऐसे केसेस में टू बी ऑनेस्ट विद यू, सर्जिकली भी इवन डॉक्टर्स काफी कॉशियस रहते हैं, क्योंकि इस केसेस में सक्सेस रेशियो काफी कम होता है। बट थैंकफुली जब इन पेशेंट को हमने जब इनको व्हीलचेयर पर लेकर आए, क्योंकि अब वो चल नहीं पा रहे थे, वेट नहीं ले पा रहे थे, हाथ की पकड़ चली गई थी उनकी और गर्दन पूरी तरीके से लटक गई थी। उन केसेस में इनके केस में जब हमने इनको 3D टेक्नोलॉजी पे लिया, तो वी कुड रिवाइव हिम बैक इन अ वीक्स टाइम। हफ्ते में एक आधी हफ्ते में उनको हल्का सा ऐसा लगा कि हाँ मुझे हाथ की पकड़ आ रही है। 15-20 डेज के बाद वो थोड़ा सा चलने लगे, जहाँ थोड़ा पकड़ना पड़ता था बट चलने लगे। आफ्टर अ मंथ 35 डेज लगभग रिकवरी हो गई। तो ऐसे केस जहां पे फुल बॉडी पैरालिसिस में जा रहा है, दिस वाज वन ऑफ द केस जो मैं हमेशा रिमाइंड करती हूँ और मैं सारे पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, लक्षण आ रहा है, तो इसको वहीं पर रोकिए। सो ये वन केस है जो मैं आपसे सबके साथ एक साझा करना चाहती हूँ कि हमेशा डॉक्टर जो भी कह रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ बिहाफ, कुछ बेसिस पे कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे स्पाइन में लापरवाही ना कीजिए, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम आपको बता सकते हैं देखने के बाद या आपको चेक करने के बाद, वो शायद आपको बहुत अर्ली स्टेज में रिपोर्टों में नहीं मिलेगा। बट अगर बचाव हो सकता है तो यही रीढ़ की हड्डी आपको सालों साल और काम दे सकती है और आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकती है। चलिए, बिना रीढ़ की हड्डी के आप कोई काम कर नहीं पाएंगे, और अगर कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो उसको शायद आप इतने अच्छे से समझ ना पाएं। फौरन आप ये नंबर नोट कर लें जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में 80% से ज़्यादा लोगों की दिक्कत वेट लॉस को लेकर होती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ में वेट होता है, तो वेट लॉस प्रोग्राम भी काफ़ी फेमस है नमो वेलनेस सेंटर का। क्या स्पेशल प्रोग्राम है और ये 3 मिनट थेरेपी क्या है? जी, देखिए क्या हुआ कि जब हम लोग न्यूरो में काम कर रहे थे तो ये चीज़ देखने को हमको मिली कि जितने भी स्पाइन के या न्यूरो के पेशेंट थे, कहीं ना कहीं चलना फिरना बंद होता है तो वेट गेन कर जाते हैं, या फिर जिनका वेट 100-120 किलो के ऊपर है उनको कहीं ना कहीं स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आज से कुछ 4 साल पहले हमने ये 3 मिनट्स थेरेपी लॉन्च करी, जो लेजर बेस्ड थेरेपी है वेट लॉस की। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर रिकवरी हो रही है, मान लीजिए मैंने किसी के स्पाइन को रिकवर किया है, बट अगर उसका वेट 120 किलो है तो वो स्पाइन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी हो गई है तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं आप वजन कम करके आइए तो ही सर्जरी की सक्सेस रेट बढ़ेगी। तो 3 मिनट्स थेरेपी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको चलने में या कुछ भी एक्सरसाइज करने में बहुत तकलीफ होती है, या जो बिल्कुल भी अपनी बॉडी का यूज नहीं कर पाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए लेजर पद्धति एक बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसके साथ में अगर कोई पोस्ट सर्जरी केस है जिसमें मान लीजिए किसी और कारण से सर्जरी हुई और बेड रिडन हो गया है पेशेंट और बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, तो वजन बहुत स्पीड से बढ़ता है इन लोगों का। तो अगर आप अपने दिनचर्या में सिर्फ 3 मिनट निकाल सकते हैं तो आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप ऑलमोस्ट 1 महीने में 7 to 8 kgs का वेट लॉस हेल्दी वे में कर सकते हैं, जो एक मेडिकल वेट लॉस प्रोसीजर होता है। जी, वैसे क्यूरीज तो हमारे पास बहुत सारी, लेकिन अंत में एक छोटा सा सवाल, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कंसल्ट करते हैं, कोई आपसे संपर्क करना चाहे, सेंटर पर आना चाहे, उसको आप क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप मरीजों को कंसल्ट करते हैं, अगर आपसे संपर्क करना हो तो थोड़ा सा गाइड करें आप तमाम दर्शकों को।
चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क डॉक्टर साहब से कट गया है, लेकिन लगातार जो नंबर हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप डिटेल ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आपने आज यहाँ सुना है वो आपको काम आएगा, आप अपने स्पाइन को स्वस्थ रख पाएंगे, समस्याओं से निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समस्याओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आज के हेल्थ गुरु में बस इतना है। नमस्कार।